एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे एग्जाम वॉरियर्स पे। तो हमारी सबसे पहली यूनिट का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या क्या फाउंडेशन होते हैं। तो सबसे पहले आता है फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस एंड लाइफ साइकिल अप्रोच। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस की अगर आप बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना, एक कंटिन्यूस डायनामिक प्रोसेस है, लगातार होने वाला प्रक्रिया है जिसके अंदर नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, एक बार करने वाली एक्टिविटी नहीं है। द स्टैंडर्ड 6 स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्व, इसके अंदर टोटल 6 स्टेप के प्रोसेस आते हैं। सबसे पहले स्टेबलाइज करना होता है क्लाइंट प्लानर रिलेशनशिप, क्लाइंट के साथ कैसे रिलेशनशिप है वो, और फिर जैसे कि आपको पता चले क्या स्कोप है, सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टेशन क्या रख सकते हैं अगर क्लाइंट रिलेशनशिप हमारा ओके रहा तो। सेकंड, गैदर क्लाइंट डाटा, आप क्लाइंट का डाटा निकालते हैं। अब डाटा के अंदर आप दोनों प्रकार के डाटा निकालेंगे, कौन कौन से, क्वांटिटेटिव डाटा भी और क्वालिटेटिव भी, मतलब कितनी क्वांटिटी में उनका इनकम है, एक्सपेंस है वो भी देखेंगे, और क्वालिटी मतलब कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, रिस्क कितना ले सकते हैं वो, उनका फ्यूचर बैकग्राउंड कैसा रहा एरिया के अंदर, वो सारी चीज़ें भी आप कलेक्ट करते हैं। फिर ज़्यादा आपके पास एनालाइज एंड इवेल्युएट फाइनेंशियल स्टेटस, आप एनालाइज करते हैं और इवेल्युएट करते हैं। क्या एनालाइज इवेल्युएट करते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटस को, जैसे कि उनका नेटवर्थ कितना है, कैश फ्लो कितना चल रहा है, उनका डेप्थ और इनकम का रेशियो भी आप चेक करते हैं। फिर ज़्यादा आपके पास डेवलप एंड प्रेजेंट रिकमेंडेशन, कि डेवलप कैसे होना है, और प्रेजेंट रिकमेंडेशन मतलब अभी की क्या राय है उनकी, वो चीज़ें लाइक सेविंग प्लान क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, इंश्योरेंस एंड टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज के बारे में आप देखते हैं। फिर 5th नंबर पे आता है आपका इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन, जो भी उनका रिकमेंडेशन आया है उसको इम्प्लीमेंट करना, जिसके अंदर आपका एग्जीक्यूशन हो जाता है इंश्योरेंस, परचेज, SIP एंड एसेट एलोकेशन। और लास्ट 6th आता है आपके पास मॉनिटर एंड रिव्यू द प्लान। तरीके से दोबारा पढ़े, पहले रिलेशनशिप बनाना है, डाटा इकट्ठा करना है, एनालाइज करना है उसका फाइनेंशियल स्टेटस को, डेवलप करना है और रिकमेंडेशन लेना है। फिर 5वें में उनके रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, और 6ठे में मॉनिटर भी करेंगे और रिव्यू भी करेंगे पूरे के पूरे प्लान को। ठीक है जी। सेकंड चीज़ आती है आपके पास लाइफ साइकिल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके अंदर फेज़ कौन सा है, एज ग्रुप कौन सा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और प्रायोरिटी क्या है, ये चीज़ आपको देखनी होती है। ये थोड़ा मैं टेबल फॉर्मेट में कर नहीं पाया अभी मैनेज, क्योंकि आपको भी पता है कितनी अर्जेंसी में वीडियो बन रही है। एक्यूमुलेशन एक्सपोजर के अंदर आ जाता है, एज ग्रुप कौन सा लिया आपने, 20 से 40 वर्ग का, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाता है। फिर कंसिडरेशन के अंदर 40 से 50s, और स्पेंडिंग गिफ्टिंग के अंदर 60 से ऊपर के, 60 से ऊपर वाले में रिटायरमेंट होता है, कोई एक्टिव प्रोटेक्टिंग इनकम नहीं होती। कंसिडरेशन का मतलब 40 से 50 वाला है तो पीक अर्निंग पे होंगे, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनके ऊपर। और 20 से 40 में मतलब कि लॉन्ग टाइम होरिजोन है, राइजिंग इनकम है और ग्रोथ ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे इसके अंदर। ठीक है। असेसमेंट और सर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल गोल मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड मेजरेबल, नॉट वेग विशेस। फाइनेंशियल गोल जो है ना क्लियरली बताए होने चाहिए और क्लियरली आपको पता होना चाहिए, कोई भी बकवास विशेष नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट फ्रेमवर्क होना चाहिए, स्पेसिफिक, हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। मेजरेबल मतलब क्वांटिफाइड अमाउंट, हमारे एक अमाउंट फिक्स होना चाहिए कि वी आर गोइंग टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ दिस एंड दैट। ओके। अचीवेबल होना चाहिए कि हाँ सही में रियलिस्टिक है, कर लेंगे। रिलेवेंट होना चाहिए, जो हम करने वाले हैं उससे। टाइम बाउंड होना चाहिए, फिक्स्ड टाइम ओरिजिन होना चाहिए, मतलब कि एक समय सीमा अगर हमने निर्धारित कर ली तो उसी के अंदर हमें करना है। कैटेगराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल गोल को भी हमने कैटेगराइज करा। सबसे पहले आया शॉर्ट टर्म, जिसके अंदर 3 साल या 3 साल से कम को देखा गया है। ठीक है। फिर आया मीडियम टर्म, जिसके अंदर 3 से 7 साल को देखा जाता है मीडियम टर्म के अंदर, और लॉन्ग टर्म के अंदर 7 साल से ज़्यादा की चीज़ों को देखी जाती है। ठीक है। फिर आता है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव, क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव के। तो सबसे पहला आता है इक्विटी शेयर्स, पर्पस क्या होता है, वेल्थ क्रिएशन, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें, और लॉन्ग टर्म गोल के लिए बढ़िया होता है आपका इक्विटी। ठीक है। डेप्थ की बात करें, डेप्थ के अंदर फिक्स्ड इनकम तो होती है, लेकिन इसका पर्पस कैपिटल सेफ्टी के लिए होता है और रेगुलर इनकम के लिए होता है। इसके लिए बेस्ट रहेगा हमारा बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देना, FD में, PPF में। लो मार्केट रिस्क होता है और हाई इन्फ्लेशन रिस्क भी होता है। म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करें तो ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन होता है, इसके अंदर इक्विटी फंड होता है जिससे ग्रोथ होता है। डेप्थ फंड है जिसके अंदर आपका स्टेबल रहता है। हाइब्रिड फंड भी होता है जिससे कि बैलेंस मेंटेन रहता है। फोर्थ आता है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स सेविंग। इसके अंदर सबसे पहले आप पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट इवोल्यूशन पैरामीटर। इन्वेस्टमेंट इवोल्यूशन पैरामीटर को SLR मॉडल भी कहते हैं। SLR का मतलब क्या है, सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न। सेफ्टी मतलब रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस, लिक्विडिटी, ईज ऑफ कन्वर्जन इनटू कैश, एंड रिटर्न की बात करें तो रिटर्न के अंदर आप देखते हैं पोस्ट टैक्स इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न। ठीक है। ये तीनों चीज़ आप देखते हैं, SLR, सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न। ठीक है।
टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट की अगर आप बात करें तो ELSS इक्विटी लिंक्ड 3 ईयर लॉक इन होता है, मतलब इसके अंदर 3 साल से पहले आप पैसा निकाल सकते हैं और ये आपका टैक्स सेविंग हो जाता है। PPF की बात करें तो PPF गवर्नमेंट बैग होता है, इसके अंदर टैक्स फ्री रिटर्न होता है, 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। NPS की अगर आप बात करें तो ये रिटायरमेंट के ऊपर होता है, पूरा 60 साल के बाद इसमें पैसा आता है। रिटायरमेंट फोकस एक प्रकार का ये भी सेविंग का जरिया, इसमें भी टैक्स बेनिफिट रहता है हमारा। सेक्शन 80 CCD के तहत आपका टैक्स बेनिफिट रहता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIC के भी कुछ होते हैं प्रीमियम वाले, उसके अंदर भी आप टैक्स सेविंग होते हैं और एलिजिबल होते हैं अंडर सेक्शन 80C। क्लियर जी। फिर आता है यूज़ ऑफ कंपाउंडिंग इन फाइनेंशियल प्लानिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है अर्निंग रिटर्न ऑन री इन्वेस्टेड रिटर्न। रिटर्न के ऊपर भी तो रिटर्न मिल सकता है, जैसे चक्रव्याती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आपने 8th में पढ़ा होगा, या फिर आप SSC वगैरह की तैयारी अगर करते होंगे बच्चे तो आपने उसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला देख लीजिएगा, इसी के बेस पर आपका क्वेश्चन वगैरह आने वाला है। ठीक है। फिर आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ SIP, SWP और STP। सबसे पहले SIP क्या होता है? SIP होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंदर है ना फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है रेगुलरली बेसिस पे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, इसके अंदर हम फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं रेगुलरली बेसिस पे। बेनिफिट क्या होता है? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है। SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, इसके अंदर है ना विड्रॉल प्लान हमारा फिक्स होता है। देखिए फिक्स होता है कि हम हर पाँचवें महीने हम विड्रॉ करेंगे या फिर हर 5वें साल हम विड्रॉ करेंगे। रेगुलर विड्रॉल होता है और यूज फॉर रिटायरमेंट इनकम, उसका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं रिटायरमेंट इनकम के लिए किया जाता है। STP की बात करें तो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तीनों के तीनों में ना सिस्टमैटिक है, इन्वेस्टमेंट है, विड्रॉल है और ट्रांसफर है। क्लियर जी। इसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है ग्रेजुअली, ग्रेजुअल जो होता है मतलब जो मोटा इकट्ठा पैसा होता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं डेब्ट से इक्विटी में, इससे कि मार्केट रिस्क हमारा रिड्यूस हो जाता है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास कई प्रकार के रिस्क होते हैं, मार्केट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और लॉन्गेविटी रिस्क। रिस्क असेसमेंट की बात करें तो इसके अंदर हम रिस्क टॉलरेंस देखते हैं, रिस्क कैपेसिटी देखते हैं। टॉलरेंस के अंदर देखा जाता है साइकोलॉजिकल कंफर्ट विद लॉस, आप कंफर्टेबल है या नहीं है उस लॉस के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। रिस्क कैपेसिटी की फाइनेंशियल आपकी एबिलिटी कितना है कि लॉस को आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, इसके अंदर आ जाता है एसेट एलोकेशन, आप इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं अक्रॉस एसेट क्लासेस एंड सेक्टर। इंश्योरेंस के अंदर अगर आप देखें तो लाइफ एंड हेल्थ का होता है। इंश्योरेंस इज रिस्क प्रोटेक्शन नॉट वेल्थ क्रिएशन। इंश्योरेंस जो होता है एक रिस्क प्रोटेक्शन होता है, ना कि वेल्थ क्रिएशन होता है। इंश्योरेंस नीड असेसमेंट, इंश्योरेंस को जरूरत होती है असेसमेंट की भी, लाइक लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये रिक्वायर्ड होता है इंडिविजुअल विद डिपेंडेंट्स। इसके अंदर ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग कवरेज कैलकुलेट की जाती है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है ये एसेंशियल होता है आपका मेडिकल एक्सपेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। लाइफ इंश्योरेंस आपको मरने के बाद मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको बीमार होने पर मिलता है। ठीक है जी। की पॉलिसी क्लॉसेज, कुछ पॉलिसी क्लॉसेज होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी, सुसाइड का क्लॉज आ जाता है, ग्रेस पीरियड होता है, नॉमिनेशन होता है। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस की अगर आप बात करें तो इसके अंदर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ होती हैं, लाइक पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, पहले से बीमारी होगी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो उसमें कोई कवरेज नहीं मिलेगा, को पेमेंट, एक्सक्लूजन एंड डिडक्टेबल, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है। ये था आपका यूनिट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी यूनिट अब क्लियर होगी। किसी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपको यूनिट नंबर 1 में फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में तो कमेंट में बता दीजिए। जल्दी मिलते हैं यूनिट नंबर 2 के साथ। धन्यवाद। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप ऐसे भी सेमेस्टर के बीकॉम प्रोग्राम वालों का आखिरी पेपर है तो मे बी हम 8th सेमेस्टर में मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को सब्सक्राइब करने की वजह से मुझे मोटिवेशन आती है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियो बना पा रहा हूँ। धन्यवाद।